हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 3 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न इस टाइप का है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? टेबल टेनिस के एक सेट में कितने अंक हैं? केरल के किस नृत्य में देवी पार्वती की पूजा की जाती है? पुरंदर की संधि किन के बीच हुई है? पथ दकल मंदिर किस शैली से निर्मित है? वृक्ष अमृत योजना किस राज्य से संबंधित है? इस टाइप के हम 25% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मलिक काफूर क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब इसके बारे में समझते देखो। अलाउद्दीन खिलजी के समय समय का सबसे प्रसिद्ध और भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर था। तो कौन था? मलिक काफूर। उसने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर दक्षिण भारत में कई सफल सैन्य अभियान किए। मलिक काफूर की वजह से खिलजी साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। तो इसके बारे में निष्कर्ष भी है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4, तो सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, संसद सदस्य की अयोग्यता से है। तो इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 102 में यह बताया गया है कि किस स्थिति में कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनने या बने रहने के योग्य नहीं रहता? यदि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद रखता हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, दिवालिया घोषित हो या कानून द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो, तो वह सांसद नहीं रह सकता। आर्टिकल 102 क्या है? संसद सदस्य की अयोग्यता से जुड़ा हुआ है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, छठ पूजा किस देवता की उपासना से संबंधित है? भगवान विष्णु, शिव, सूर्यदेव, चंद्रदेव? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्यदेव से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। छठ पूजा सूर्यदेव की आराधना का प्रमुख पर्व है। इस पूजा में उगते और डूबते सूर्य की आराध्य दिया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। छठ पूजा प्रकृति, स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि से जुड़ा त्योहार माना जाता है। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो कहां पर हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बंबई या मुंबई में। इसके बारे में समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942 में की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई या बंबई में। इससे अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा, ये क्या? भांगड़ा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा भांगड़ा डांस होता है ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। भांगड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल कटाई के समय बैसाखी पर्व पर किया जाता है। भांगड़ा में ढोल की तेज ताल पर ऊर्जा और उत्साह के साथ नृत्य किया जाता है। तो कौन सा राज्य का है? पंजाब राज्य से संबंधित है भांगड़ा। इससे अगला प्रश्न है, भारत के किस गृह मंत्री ने 3 नए कानून अधिनियम संसद में पेश किए? तो कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर? तो यह ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। तो इनके बारे में समझते हैं। देखो, भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 नए आपराधिक कानून पेश किए। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाने के लिए बनाया गया। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को तेज, आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। तो निष्कर्ष क्या? 3 नए अधिनियम पेश करने वाले भारत के कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। इससे अगला प्रश्न, गोमल दर्रा किन देशों के बीच स्थित है? ये कौन से देशों के बीच स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोमल दर्रा स्थित है। गोमल दर्रा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। प्राचीन समय में यह दर्रा व्यापार और आवागमन के लिए बहुत उपयोगी रहा। तो कौन कौन से देश के बीच स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, टेबल टेनिस के एक सेट में कितने अंक होते हैं? 15, 21, 11, 25? तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 11 अंक होते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक सेट 11 अंकों का होता है। जो खिलाड़ी पहले 11 अंक प्राप्त कर लेता है और कम से कम 2 अंकों की बढ़त बनाता है, वही सेट जीतता है। यदि स्कोर 10-10 हो जाए तो खेल तब तक चलता है जब तक किसी खिलाड़ी को 2 अंकों की बढ़त न मिल जाए। तो टेबल टेनिस के एक सेट में कितने अंक होते हैं? 11। इससे अगला प्रश्न है,
पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। पुरंदर की संधि सन 1665 ईस्वी में हुई थी। यह संधि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा जयसिंह आमेर के बीच हुई। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को सौंपने पड़े और कुछ शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। तो निष्कर्ष क्या? पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति राजा जयसिंह के बीच हुई। इससे अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। इस अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची केवल केंद्र के अधिकार, राज्य सूची केवल राज्यों के अधिकार, संवर्धित सूची केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार। केंद्र और राज्यों की शक्तियां भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। इससे अगला प्रश्न है, केरल के किस नृत्य में देवी पार्वती की पूजा की जाती है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुटियात्तम, थेयम। तो यह ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में देवी पार्वती के सौंदर्य, करुणा और नारी रूप को दर्शाया जाता है। यह नृत्य शैली कोमल और भावों और कलात्मक गतियों के लिए जानी जाती है। केरल की मोहिनीअट्टम नृत्य में देवी पार्वती की पूजा और स्तुति की जाती है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, इकता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी इकता प्रथा। इकता प्रथा को व्यवस्थित रूप से दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने लागू किया था। इस व्यवस्था में अधिकारियों को और सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व लेने का अधिकार दिया जाता था। इससे प्रशासन और सेना दोनों को नियंत्रित करना आसान हुआ। इकता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, पत दकल मंदिर मंदिर किस शैली में बना है? तो कौन सी शैली में बना है? यह है ओडिसी शैली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ओडिसी शैली में बना है। पत दकल मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह मंदिर ओडिशा शैली में निर्मित है। ओडिशा शैली की खासियत ऊंचे मंदिर, टावर, शिखर, सुंदर नक्काशी और पत्थर की जटिल वास्तुकला। पत दकल मंदिर ओडिशा शैली में बना है। इससे अगला प्रश्न है, 1994 के एशियाई खेल कहां आयोजित हुए थे? ये हुए थे ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक थाईलैंड में। कहां पर? थाईलैंड में। 1994 के एशियाई खेल का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इन खेलों में एशियाई खेलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा की। 1994 के एशियाई खेल बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुए। इससे अगला प्रश्न, टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना होता है? 1 ग्राम, 2.7 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी 2.7 ग्राम होता है। टेबल टेनिस की बॉल का मानक वजन 2.7 ग्राम होता है। इनके व्यास का भी नियम 40 मिलीमीटर। ये नियम इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF द्वारा तय किए गए। इससे अगला प्रश्न है, वृक्ष अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने शुरू की वृक्ष अमृत योजना। वृक्ष अमृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और शहरों व गांवों में पेड़ लगाना है। योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नए पेड़ लगाए जाते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो कौन सा राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश। एक पर्यावरणीय पहल है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अश्वनी वैष्णव है कौन रेल मंत्री। रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में इसका नेतृत्व अश्वनी वैष्णव कर रहे हैं। रेल मंत्री का काम भारतीय रेलवे के संचालन, नीतियों और विकास योजना का प्रबंधन करना है। तो कौन है रेल मंत्री? अश्वनी वैष्णव। इससे अगला प्रश्न, ई वाउचर योजना किसके लिए चलाई गई थी? छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए, किसानों को सब्सिडी देने के लिए, गरीब परिवार को भोजन और जरूरी सामान के लिए, छोटे व्यापारियों को ऋण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, गरीब परिवार को भोजन और जरूरी सामान के लिए। ई वाउचर योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल वाउचर, ई वाउचर दिया जाता है, जिसे सुपरमार्केट या दुकानों पर आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह योजना सरकार द्वारा डिजिटल माध्यम से सहायता देने का तरीका है। ई वाउचर योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन और अन्य जरूरी वस्तु देने के लिए चलाई जाती है। इससे अगला प्रश्न है, लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाता है। यह महोत्सव गोवा के तटीय पर्यटन और समुद्री संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइट हाउस विजिट और पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां शामिल होती है। लाइट हाउस महोत्सव कौन से राज्य में? गोवा से संबंधित है।
इससे अगला प्रश्न है, हंटर आयोग 1882 क्या था? ये था ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा सुधार के लिए। किसके लिए था ये? शिक्षा सुधार के लिए। हंटर आयोग 1882 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए बनाया गया था। इस आयोग ने सुझाव दिए कि गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नियंत्रण बेहतर किए जाए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए नियम और प्रबंधन सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या शिक्षा सुधार से संबंधित था? कौन सा हंटर आयोग 1882? तो आज की वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।